प्रिय शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र इकाई 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इस इकाई के ऐसे प्रश्न जो कि 4 अंकों के निर्धारित हैं, जिनके लिए जो अभी DPI के द्वारा प्रश्न बैंक डाली गई हैं, अपलोड की गई हैं, उनमें ऐसे प्रश्न जो कि 4 अंक के हैं, उनके लिए मैं आपको यहाँ पे हल लेके आया हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो कि 3 अंकों वाले थे, उनके लिए मैं आपको पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आज इसी श्रृंखला का, इसी इकाई का यह दूसरा वीडियो है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आज के जो प्रश्न रहेंगे वो आपको यहाँ डिस्प्ले में दिख रहे होंगे। यह प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रवृत्ति के हैं और इनके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। इसमें समांतर माध्य, मध्यिका एवं भूयिष्ठिक यानी कि बहुलक की गणना करने वाले सवाल हैं, प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को मैं बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 4 अंक का। आज मैं आपको इनमें जो 4 अंक वाले ही प्रश्न बताऊंगा। निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। विद्यार्थियों, समांतर माध्य की गणना करना है और यहाँ पर जो श्रेणी दी है वह कौन सी दी है? खंडित श्रेणी दी है। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करना है। मैं आपको प्रत्यक्ष रीति के माध्यम से यहाँ पर समांतर माध्य की गणना करना बताऊंगा। तो जब हम प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य की गणना करते हैं खंडित श्रेणी में, तो हमें सबसे पहले जो पद मूल्य हैं, पद मूल्य और उनकी आवृत्ति, यानी पद मूल्य या जो प्राप्तांक है वो x है और जो आवृत्ति है वो छात्र संख्या है, इनका हम क्या करते हैं? आपस में गुणा कर लेते हैं और गुणनफल निकाल लिया जाता है। विद्यार्थियों, इस गुणनफल को निकालने के बाद में फिर क्या करते हैं? सभी गुणनफल का योग कर लिया जाता है, जिसे कि सिग्मा fx के माध्यम से बताया जाता है, प्रदर्शित किया गया है। और इसके बाद आवृत्तियों का योग करके पदों की संख्या n भी ज्ञात कर ली जाती है। तत्पश्चात पद मूल्यों एवं आवृत्तियों के गुणनफलों के योग यानी कि सिग्मा fx को पदों की संख्या n से भाग दे दिया जाता है और हमारा समांतर माध्य निकल आता है। समांतर माध्य का सूत्र भी यहाँ पर दिया है। समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटे n। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न को एक बार और मैं समझाना चाहूँगा। सबसे पहले आपको जो प्रश्न दिया रहेगा परीक्षा में, वो केवल इतना लिखा आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये प्रश्न दिया रहेगा। निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो हमें समांतर माध्य की गणना करना है। तो यहाँ पर ये जो 2 आंकड़े हमें मिलेंगे, प्राप्तांक और छात्र संख्या। प्राप्तांक दिए हैं और छात्र संख्या। छात्र संख्या क्या हो जाएगी? उसकी बारंबारता हो जाएगी और ये प्राप्तांक हमारे x हो जाएंगे। तो हमें 2 सीरीज यहाँ मिल गई। जो प्राप्तांक हैं वो x के माध्यम से हम प्रदर्शित करेंगे और छात्रों की संख्या को f के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की गई है। देखिएगा, आप ये प्राप्तांक हैं 20 और इन 2 का गुणा करेंगे, यानी कि हमने पहले ही बता दिया गया था कि प्राप्तांक और छात्र संख्या का हमें गुणा करना है। तो 20 में हम यदि 2 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। 30 में गुणा करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 40 में गुणा करेंगे 5 से 200 हो जाएगा। 50 में हम गुणा करेंगे 8 से 400 आ जाएंगे। इस प्रकार से 60 में 6 का गुणा करेंगे 360 आ जाएंगे। 70 में गुणा 5 से करेंगे तो 350 आ जाएंगे और 80 में 1 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएंगे। इस प्रकार से हम इन सब को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जो गुणनफल आएगा, जो प्राप्तांक रहेंगे, जो सभी का जो प्राप्तांक और जो छात्र संख्या है, इनको हम जोड़ लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं हैं इनको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के पश्चात जो जोड़ आया है वो आया है 1520 और इसे हम प्रदर्शित किससे करेंगे? सिग्मा fx से। सिग्मा योग का संकेत होता है और ये f और x का गुणा हुआ था, इसलिए सिग्मा fx से हम प्रदर्शित करेंगे। सिग्मा fx हमारा प्राप्त हो गया 1520। अब यहाँ पर हम देखते हैं छात्रों की संख्या, इनका जोड़ कर लेते हैं। इनका जोड़ कितना प्राप्त हो रहा है? हमारा 30 प्राप्त हो रहा है। इसे हम n के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे और
जिससे कि सिग्मा एफ भी कहा जा सकता है। हमारा समांतर माध्य का सूत्र है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स। अब ये सिग्मा एफ एक्स कौन सा है? ये हमारा सिग्मा एफ एक्स है। सिग्मा एफ एक्स का जो जोड़ है, सिग्मा एफ एक्स का जोड़, उसमें हम एन यानी आवृत्तियों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा समांतर माध्य की गणना हो जाएगी। आइए देखते हैं। 1520 हमने लिख लिया यहाँ पर। 1520 में हम भाग किससे देंगे? 30 से देंगे, क्योंकि 1520 हमारा जो है वो सिग्मा एफ एक्स है और एन बराबर यानी पदों की संख्या कितनी है? 30 है। 1520 में यदि हम 30 से भाग देंगे तो हमारा जो भागफल है वो आएगा 50.666 और यही हमारा समांतर माध्य हो गया, यही हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर संकेत भी देना है तो दे सकते हैं कि एन बराबर सिग्मा एफ जो कि 30 है और सिग्मा एफ एक्स बराबर 1520 है। इस हिसाब से विद्यार्थियों आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। इस प्रकार से हमें परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसे हल करना रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में एक कारखाने के 10 मजदूरों की दैनिक आय दी गई है, इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें समांतर माध्य की गणना करना है। यहाँ पर हमें मजदूर दिए हैं ABCDEFGHIJ, ये मजदूर हैं और उनकी दैनिक आय को भी बताया गया है कि मजदूर बताए गए हैं और दैनिक आय। इतना आपको प्रश्न आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रश्न है पूछा जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रश्न आपका रहेगा। अब हमें इसका हल कैसे करना है, आइए इसको देखते हैं। विद्यार्थियों यह व्यक्तिगत श्रेणी है और व्यक्तिगत श्रेणी में हम समांतर माध्य की गणना करने के लिए थोड़ी सी बात बताऊंगा कि हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले समंक माला के पद मूल्यों को हम सिग्मा एक्स ज्ञात कर लेते हैं, इनका जोड़ कर लेते हैं। इन सबको हमने ऐसे जमा लिया है। समांतर माध्य की गणना हम करेंगे तो इनको हम जो दैनिक आय है उस सबको हम जोड़ लेंगे जो कि सिग्मा एक्स के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद पदों की संख्या कुल मिलाकर यहाँ पर हम देखते हैं ए से लेकर जे तक जो पद हैं वो कितने हैं? 10 हैं। इनको हम जोड़ लेते हैं, 10 हो जाएंगे। और समांतर माध्य का जो सूत्र है सिग्मा एक्स बटे एन, इसके हिसाब से हम इसकी गणना कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। समांतर माध्य इस प्रकार है, हम यहाँ देखते हैं मजदूर लिख लिए हमने, ए से लेकर जे तक मजदूर लिख लिए और मजदूरों की आय दे दी। जैसे कि ए मजदूर की आय कितनी है? 120 है। बी मजदूर की आय 150, सी की 180, अगले मजदूर की 200, फिर 250, 300, 220, 350, 370 और अंतिम जो मजदूर है उसकी 260। तो इस प्रकार से हमने सबकी दैनिक आय लिख ली और दैनिक आय को अब हमें क्या करना है? जोड़ लगाना है, सिग्मा एक्स प्राप्त करना है। तो दैनिक आय जो है उसे हमने जोड़ लिया। दैनिक आय मिलाकर के कितनी हो गई? सभी का जोड़ हो गया 2400 और कुल मजदूर कितने हैं? 10 हैं। तो हम समांतर माध्य की गणना करने के लिए अब एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। ये व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो इस सूत्र में हम क्या करेंगे? इसमें मान लिख देंगे। जो सिग्मा एक्स है वहाँ पर हम कितने लिख देंगे? अब 2400 लिख देंगे और जहाँ एन है, एन के बदले में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो 2400 और बटे 10 इनका भाग कर देंगे। 2400 में 10 से हम भाग देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 240। यह 240 ही हमारा क्या हो जाएगा? जो मजदूरों की प्रतिदिन की औसत आय हो जाएगी, समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर की गणना हो गई है, यह जो औसत आया है, समांतर माध्य आया है, वह कितना आया है? 240 रुपये। तो विद्यार्थियों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप अपनी कॉपी में से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको इस दूसरे प्रश्न से भी अवगत करा दिया गया। अगला प्रश्न है निम्न श्रेणी से बहुष्टक ज्ञात कीजिए। बहुष्टक जिसे हम बहुलक भी कहते हैं, बहुलक की गणना करना है और यहाँ पर क्या दिया है? अंक दिए हैं और आवृत्ति दी है। अंकों को हम चरमूल्य भी कह सकते हैं और जो आवृत्ति है वो आवृत्ति रहेगी, बारंबारता। यहाँ पर इस सवाल को हम हल कैसे करेंगे? यहाँ पर ज़्यादा कोई विस्तार नहीं है और यह जो सवाल है यह खंडित श्रेणी का है। खंडित श्रेणी से
हम जो बहुलक ज्ञात करते हैं, वोहिष्टिक ज्ञात करते हैं, वह निरीक्षण के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। निरीक्षण द्वारा उस पद मूल्य को समंक माला का वोहिष्टिक माना जाता है जिसकी आवृत्ति समंक माला में सबसे अधिक होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं आवृत्ति किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, देखने से भी पता चल रहा है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जो अंक 30 है, 30 की आवृत्ति सबसे अधिक है। कितनी बार है? 55 है इसकी आवृत्ति। 30 की आवृत्ति कितनी? 55 है। तो यहाँ पर उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 30 की जो 30 अंक है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, 55 बार है। अतः 30 अंक ही क्या रहेगा? बहुलक रहेगा। इस प्रकार से बहुलक की गणना हो जाती है। इस प्रश्न में हमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना है, बस हमें ये देखना है कि कौन से पद की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो आवृत्ति हुई है वह 30 अंक वाले पद की हुई है। तो 30 अंक की आवृत्ति 55 है। तो इस प्रकार से यह बहुलक की हमारी गणना हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्न समंकों से मध्यिका मूल्य का परिकलन कीजिए। यानी हमें अब मध्यिका की गणना करना है। और यह जो प्रश्न है यह भी खंडित श्रेणी का है। और खंडित श्रेणी में मध्यिका की हम गणना करते हैं तो हमें कुछ प्रक्रिया अपनाना होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पद हैं समंक माला है, उन्हें हम या तो हम जो पद हैं उनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। हालांकि इस प्रश्न में सभी पद आरोही क्रम में दिए हुए हैं, बढ़ते क्रम में दिए हुए हैं, हमें इन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि पद थोड़े से वैसे हों, सब मिक्स हों, आरोही अवरोही क्रम में ना जमे हों, तो हमें सबको पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमा लेना चाहिए। आपके जो सवाल में कितना लिखा आएगा वो भी मैं बता दूं। आपके सवाल में ये यहाँ तक का प्रश्न लिखा आएगा, यहाँ तक पद और आवृत्ति, और ये आएगा कि मध्यिका की गणना करना है। हम देखते हैं मध्यिका की गणना। मध्यिका की गणना करने के लिए हमें करना क्या होता है, अभी मैं आपको बता भी रहा था और थोड़ा सा बता देता हूँ। मध्यिका की गणना करते समय हमने सबसे पहले तो आरोही अवरोही क्रम में इनको जमा लिया। इसके बाद आवृत्तियों के आधार पर इनकी संचयी आवृत्ति निकाली जाती है। यहाँ पर दी है संचयी आवृत्ति, यानी कि CF की गणना करना होती है। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा पद 10 से लेकर 18 तक पद लिख दिए हैं, जो कि हम x के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और आवृत्ति जो दी है 10 की आवृत्ति 1 है, तो हमने क्या किया, यहाँ संचयी आवृत्ति जब लिखेंगे तो 1 लिख दिया। 11 की आवृत्ति 9 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 9 और एक पहले वाली आवृत्ति, पहले अंक की आवृत्ति, इन दोनों को मिलाकर 10 कर देंगे, ये 10 लिख दिया। इसके बाद जो पद है हमारा 12, इसकी आवृत्ति 26 है। 26 में हम किसको जोड़ेंगे, हम इस 26 में इन दोनों को भी जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब हम इस 36 के बाद में अब हम पद 13 देखेंगे। ये 13वां पद है, इसमें जो 13 पद है इसमें कितना आया है, आवृत्ति 59 है। तो हम अगली बार अब क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे और यहाँ पर 95 आ जाएगा हमारा। इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रत्येक के साथ में जोड़ते जाएंगे, हर पद को जोड़ते जाएंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, संचयी आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। यहाँ सभी पदों को जोड़ने के बाद संचयी आवृत्ति हमारी परिकलित हो गई, गणना हो गई है। और यहाँ पर जो f है, इन f का भी हम जोड़ कर लेते हैं, जिसे कि हम n के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी संचयी आवृत्ति हो गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो संचयी आवृत्ति में सबसे आखिर में जो संचयी आवृत्ति आएगी वही हमारा यहाँ पर आवृत्ति जो जोड़ेंगे, इनका जोड़ भी वही आना चाहिए, यानी दोनों में समानता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एक सूत्र है इसके लिए, मध्यिका अंक यानी कि मध्यिका की गणना करने के लिए हम जो सूत्र लगाते हैं, मध्यिका गणना का सूत्र क्या है, m बराबर n धन 1/2 पद का मान। तो यहाँ पर जो n कितना आया है हमारा, सभी पदों का योग, जो आवृत्तियों का योग आया है 256 आया है। तो 256 धन 1/2 पद का मान, इन दोनों को हमने जोड़ लिया। 256 और 1 को जोड़ा तो 257, 257/2 पद का मान। इसको जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा 128.5वां पद। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो 128 है वो किस संचयी आवृत्ति में शामिल है।
128 यहाँ देखते हैं हम 128 कहाँ शामिल है, इस 167 में विद्यमान है। जो हमारी संचयी आवृत्ति 167 है इसके अंतर्गत है, क्योंकि हम इसके ऊपर का यदि 95 लेंगे तो इसमें हमारी जो संख्या है 128 वो शामिल नहीं है। इस कारण से हम क्या करेंगे, इस 167 जो संचयी आवृत्ति है इसके अंतर्गत ही हमारा जो पद है 128.5वां पद, यह संचयी आवृत्ति 167 में विद्यमान है। अतः इसके सामने वाला पद कौन सा है, इसके सामने वाला पद जो है 14, यह हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। अतः माध्यिका मूल्य कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आइए इसको और देखते हैं। 128.5वां पद संचयी आवृत्ति 167 में विद्यमान है, अतः इसके सामने वाला पद 14 माध्यिका होगा। माध्यिका मूल्य बराबर 14। 4 अंकों का यह अंतिम प्रश्न है इस इकाई से, इसको देखते हैं। ये प्रश्न कौन सा देखें, निम्न संख्याओं का माध्यिका मूल्य निर्धारित करो। संख्याएं दी हैं और इनका माध्यिका मूल्य की हमें गणना करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए, ये कौन सी व्यक्तिगत श्रेणी है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए पद मूल्यों को हमें आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमाना होगा। हमने इन पदों को आरोही क्रम में लिख रखा है, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। हमने यहाँ पर क्रम संख्या दे दी है और यहाँ पद मूल्य को दे दिया है। जो भी हमारे प्रश्न में पद मूल्य दिए थे इनको हमने बढ़ते क्रम में यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हम इन सभी पदों को ये देख लेते हैं कि इनका योग कितना हो रहा है। तो कुल पदों की संख्या कितनी है, 9 है। इसलिए यहाँ पर जो क्रम संख्या है, क्रम संख्या भी हमारी कितनी आ गई है, 9 आ गई है। तो n बराबर हमारा यानी पदों की संख्या 9 है और पदों का मूल्य ये दिया हुआ है। माध्यिका की गणना करने के लिए सूत्र रहता है n धन 1/2 पद का मान। तो यहाँ पर n हमारा कितना है, n हमारा 9 है। n कितना है, 9 है। तो 9 धन 1/2 पद का मान, तो 9 और 1 को हम जोड़ेंगे 10/2 पद का मान, और 10/2 को फिर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5वें पद का मान। इस प्रकार से 5वां पद माध्यिका पद रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 5वां पद कौन सा है हमारा। 5वां पद यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है, 12 है। और ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। इसमें माध्यिका बराबर 12। इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैंने आपके अध्ययन की सुविधा के लिए जो 4 अंक वाले प्रश्न थे, प्रश्न क्रमांक 7 में जो 4 अंक वाले प्रश्न थे 1 से लेकर 5 तक, इन 5 प्रश्नों को यहाँ पे हल करा दिया है। इसके पहले के जो प्रश्न थे यानी 1 नंबर वाले प्रश्न और 3 नंबर वाले प्रश्न, इनको मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में उपलब्ध करा चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियो की सूची में जा कर के इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब इस इकाई से एक प्रश्न ऐसा रह गया है जो 8वां प्रश्न है, जिसमें कि कुछ प्रश्न दिए हैं जो कि 5-5 अंकों के पूछे जाना है। विद्यार्थियों, आपके लिए यह इकाई बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इस इकाई से जो प्रश्न आना है उन प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा। इसमें से 3 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा इस इकाई से, 4 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। और वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 4 प्रश्न पूछे जाना है इस इकाई से। इस प्रकार से इस इकाई के लिए जो इकाई 3 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसके लिए वार्षिक परीक्षा में 16 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से यह इकाई बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।